नमस्कार, दैनिक समाचारों की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से सोरेन बनाम सोरेन की लड़ाई देखने को मिल रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव न सिर्फ दो नेताओं की साख का सवाल है, बल्कि कोल्हान की सियासी दिशा भी तय करने वाला रण बन चुका है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर झामुमो ने उनके बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कभी कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर फिर से दांव लगाया है। दोनों ही संथाल समाज से हैं, इसलिए यह मुकाबला सामाजिक संतुलन और राजनीतिक परंपरा दोनों की परीक्षा बन गया है। बाबूलाल को पिछले चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के नतीजे न सिर्फ घाटशिला की नई सियासी तस्वीर तय करेंगे, बल्कि यह भी संकेत देंगे कि झारखंड की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस दिशा में सोच रही है। झारखंड की चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने चाईबासा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और ब्लड बैंक प्रभारी DC सवैया को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी, साथ ही संक्रमित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना पीड़ादायक है। उन्होंने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी ब्लड बैंकों का तत्काल ऑडिट कर 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य के मामले में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र प्रायोजित सभी के लिए आवास मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 सालों में झारखंड के 2.43 लाख से ज्यादा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए केंद्र द्वारा राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में 12,379.83 करोड़ का निवेश किया गया है। यह तथ्य केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अंतर्गत PM आवास योजना शहरी एवं PMAYU 2.0 के 35 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत घरों के जारी आंकड़ों से पता चलता है। पिछले 10 सालों का यह आंकड़ा 21 अक्टूबर 2025 तक के लिए जारी किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 2,43,343 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें 1,63,140 घर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। घरों के निर्माण में कुल स्वीकृत केंद्रीय निवेश के 12,379 करोड़ रुपए हैं। 10 सालों में राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में आवास योजना निर्माण के कार्य किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक रांची नगर निगम में रह रहे गरीब परिवार के लिए 33,875 आवास स्वीकृत किए गए हैं। गरीब लोगों को सम्मानजनक आवास दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने जून 2025 में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे किए। जून 2015 में शुरू इस योजना ने देश भर के करोड़ों शहरी परिवारों के लिए पक्के घर के सपने को साकार किया है। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक 10 वर्षों में इस योजना ने न केवल गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को सम्मानजनक आवास देकर सशक्त बनाया है, बल्कि परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। इससे परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान कर उनका जीवन स्तर भी सुधारा है। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के कमांडर रविंदर गंझू की पत्नी को आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहने के आरोप में रविवार को झारखंड के लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लातेहार और लोहरदगा में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में वांछित ललिता देवी को जोबांग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर बात करते हुए लातेहार के पुलिस अधीक्षक SP कुमार गौरव ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ललिता देवी को जेल भेज दिया जाएगा। SP ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। ललिता देवी पहले भी जेल जा चुकी है और लंबे समय से फरार चल रही थी। झारखंड की सभी पार्टियां घाटशिला उपचुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जहां उनकी संख्या पुरुषों से लगभग 5% अधिक है। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में 2,56,252 मतदाताओं में से 1,31,180 महिलाएं और 1,25,078 पुरुष हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सबसे लोकप्रिय पहल मैया सम्मान योजना पर भरोसा कर रहा है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग केंद्रीय योजनाओं के साथ महिलाओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को उजागर कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में मतदाता विशेषकर महिलाएं पारंपरिक रूप से पार्टी के साथ रही हैं।
गौरतलब है कि घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने के 15 अगस्त को निधन के कारण घाटशिला सीट के लिए उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो ने रामदास के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को इस उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। झारखंड में पिछले साल उत्पाद सिपाही की भर्ती शुरू हुई थी। इसकी शारीरिक परीक्षा में 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। एक साल बाद भी उस नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा नहीं हुई है। ये केवल एक उदाहरण है। पिछले एक दशक में 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली, लेकिन कभी नियोजन नीति रद्द होने के कारण तो कभी प्रश्न पत्र लीक होने के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तकनीकी विशिष्ट स्नातक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। नया शेड्यूल जल्दी ही जारी होगा, लेकिन आज तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसी तरह महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इससे इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी निराश हैं। राज्य में दर्जन भर वैकेंसी के रिक्त पदों नियुक्ति के लिए पिछले एक दशक से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें से कई विज्ञापनों की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इस कारण उत्पाद सिपाही समेत तकनीकी स्नातक समेत अन्य वैकेंसी की 13,000 नियुक्तियां अटकी हुई हैं। नियुक्ति में विलंब की 3 मुख्य वजह इस प्रकार है। नियोजन नीति रद्द। सरकार द्वारा नियुक्तियों के लिए नियोजन नीति तैयार की गई थी, लेकिन 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दी। इसके बाद फरवरी 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक साथ दर्जन भर विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के चलते भी नियुक्ति परीक्षाओं की प्रक्रिया को तय कैलेंडर के लिए पूरा करने में विलंब हुआ। सीजीएल परीक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने में एक दशक से ज्यादा समय लग गए हैं। अंतिम समय में परीक्षा स्थगित कर दिए जाने के कारण निर्धारित समय और आयोग के कैलेंडर के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। हाल ही में तकनीकी विशिष्ट स्नातक की परीक्षा की आयोजित अंतिम समय में स्थगित कर दी गई। इसका नया शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। कई नियुक्ति परीक्षाओं में ऐसी स्थिति बन जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अपने परिचालन को मजबूत करने और देश भर में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य विकास अधिकारी किशोर कुमार पुलुदासो ने बताया कि बैंक ने जून में 505 परीक्षावान अधिकारियों की भर्ती की है। उन्होंने बताया कि इतनी ही संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आवेदन प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने विशेषज्ञ अधिकारियों के संबंध में कहा कि आईटी और साइबर सुरक्षा क्षेत्र की देखभाल के लिए लगभग 1300 अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है। पीओ के 541 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 3000 सर्किल आधारित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। ये काम चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में एसबीआई के चेयरमैन सीएम सेट्टी ने कहा था कि बैंक की विभिन्न श्रेणियों में कुल भर्तियां लगभग 18,000 होंगी। अब बात छठ पूजा की। समय बदला, युग बदला, लेकिन छठ पूजा करने की परंपरा नहीं बदली है और यही पर्व की खासियत भी है। सालों से छठ का अर्घ बांस के सूप में ही दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ सीता ने घास, बांस, पेड़ पौधों की टहनी से बर्तन बनाए थे, उसमें ही फल चढ़ाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया था। उसने ही आज सूप का रूप धारण किया है। इसके साथ ही बांस को शुद्धता, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। आमतौर पर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि छठ के दौरान बांस के सूप में ही अर्घ्य क्यों दिया जाता है। इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि बांस सबसे शुद्ध होता है। बांस को शुद्धता, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूजा में बांस के सामान का उपयोग होता है। इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि पूर्वज इसी से पूजा करते आए हैं, इसी कारण परंपरा चली आ रही है। झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण हिस्से और अंडमान सागर के बीच में बना अति गहरा निम्न दबाव क्षेत्र सोमवार की सुबह मोटा या चक्रवातीय तूफान का रूप ले लेगा। मंगलवार की सुबह यह गंभीर चक्रवातीय तूफान बनकर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए शाम में काकीनाडा तट से टकराएगा। झारखंड में मंगलवार को अर्घ के बाद इसका असर दिखेगा। इसके चलते राज्य में 1 नवंबर तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के कृषि परामर्श विभाग ने झारखंड में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली बारिश को लेकर किसानों को अलर्ट किया है। विभाग ने किसानों से तैयार फसल की कटाई कर सुरक्षित करने की अपील की है। तो ये थे झारखंड राज्य से जुड़े आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।